नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल के साथ। आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। छठे चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद कबूला है कि किसानों पर बीजेपी सरकार ने किया था अत्याचार। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में जेपी नड्डा की रैली में होने लगा पैसे का खेल बताएंगे आपको। भीड़ नहीं जुटने पर अब पैसे देकर बुलाने लगी है भारतीय जनता पार्टी। ऑन कैमरा कई सारी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने किया है बड़ा खुलासा। बताएंगे स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में चुनाव फंस चुका है दोस्तों। वहीं पर राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 को लेकर कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही है। एक और वरिष्ठ पत्रकार की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। बताएंगे इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। और छठे चरण के चुनाव के साथ साथ इंडिया गठबंधन की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है दोस्तों। बताएंगे पूर्वांचल के चुनाव में अखिलेश यादव की रैली में फिर से उमड़ा है जबरदस्त जनसैलाब। और आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुए आपसी कलेश में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश छठे चरण के चुनाव से पहले इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा मोदी जी के झूठ पर हमारा सीधा उत्तर। पहले भी गठबंधन की सरकार बनी है। कांग्रेस ने यूपीए के 10 साल में एक ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के तहत सरकार चलाई और देश तेजी से आगे बढ़ा। देश का आर्थिक विकास जबरदस्त तरीके से हुआ। मोदी जी ने 10 साल में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कुछ नहीं किया। तो मोदी जी को झूठी अफवाह फैलाकर जनता के मन में भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, पूरा भारत इंडिया को जिताएगा। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा। लेकिन ऐसा तो कभी कांग्रेस पार्टी ने जब गठबंधन की सरकार चलाई तो आज तक नहीं हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को डरा क्यों रही है, बड़ा सवाल है। सासा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने स्वीकारा है कि किसानों पर बीजेपी ने अत्याचार किया था। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने उनको घेरते हुए कई सारे सवाल पूछे। इसके बाद ऑन कैमरा पूर्व होम मिनिस्टर ने इस बात को कबूला है। हरियाणा में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में किसानों के सामने आ गए। अचानक से किसानों ने उनको घेर लिया। इसके बाद किसानों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके शासनकाल के दौरान हम लोग को इतना परेशान क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, लोगों पर बुलेट क्यों यूज किया गया। इसके बाद पूर्व गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेते नजर आ रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर उन्होंने किसानों से एक तरीके से शांत रहने के लिए कहा है और कहा कि क्योंकि मैं गृह मंत्री था तो मुझे इसे स्वीकार भी करना चाहिए। कुल मिलाकर ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने अत्याचार किया था। अब देखते हैं हरियाणा के अंदर किस तरीके से किसान अपना रिस्पॉन्स देते हैं दोस्तों। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा हरियाणा में रोहतक के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, रोड शो कर रहे थे। लेकिन रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने नेता मौजूद थे और पूरी तरीके से रोड शो केवल ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी चल रही है और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम फ्लॉप रोड शो कर रहे थे जेपी नड्डा। और इसमें भी जो लोग आए हुए थे उनसे जब मीडिया वालों ने बातचीत की तो पता चला कि इन लोगों को पार्क में ढूंढा गया है। यानी जो लोग पार्क में बैठे हुए थे उनको भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए कहा गया और इसके बाद उन्हें पैसे दिए गए। लोगों ने कैमरे पर भी दिखाया है कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं। यानी दोस्तों किस तरीके से भीड़ अब हरियाणा के अंदर बीजेपी को जुटाना पड़ रहा है। किसानों और जनता के विरोध और बीजेपी के खिलाफ चल रही लहर का यह कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रोड शो नहीं कर पा रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर रोड शो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के विरोध में इतनी तगड़ी लहर चल रही है कि कोई रैली और रोड शो ही नहीं कर पा रहा है दोस्तों। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के भी रैली के अंदर ऐसा ही देखने को मिला था। साथ साथ अजीत अंजुम ने यूट्यूब के अपने चैनल पर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने कई सारे टीवी चैनल और जर्नलिस्टों जिसमें राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम दोनों हैं उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। यानी दोस्तों इन जर्नलिस्टों ने अमेठी में जाकर स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्य किए, इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आज तक पर एक इंटरव्यू दिया था जिसके कारण अमेठी में जबरदस्त तरीके का माहौल बदला है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि स्मृति ईरानी को लेकर दावा किया गया है कि वो यूट्यूबर्स के साथ साथ जर्नलिस्टों के द्वारा जिस तरीके से अमेठी में कवरेज दिया गया कांग्रेस पार्टी को उसे लेकर काफी नाराज है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका सरकार ने राहुल गांधी के न्याय गारंटी का एक और वादा पूरा कर दिया है। सिद्धरमैया सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया जाएगा सारे गवर्नमेंट के जॉब में। और राहुल गांधी ने जो वादा धरातल पर जाकर कर्नाटका के लोगों से किया था और असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता ने बनाई थी वो सारे वादे गिन गिन करके निभाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। छठे और 7वें चरण के चुनाव से पहले कर्नाटका में ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इससे देश में मैसेज जाने वाला है। साथ साथ राम मंदिर से लेकर धारा 370 ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन माहौल क्या है कि पत्रकार राजीव रंजन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे जिसे बनाया जा रहा था, चाहे राम मंदिर हो या फिर आर्टिकल 370 का मामला हो, जनता के बीच में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। एकदम इन मुद्दों पर तो चुनाव हो ही नहीं रहा, दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। खासकर स्थानीय मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है लोगों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कुल मिलाकर दोस्तों राजीव रंजन जो माहौल क्या है के तहत लोगों से मुलाकात करते हैं, लगभग हर राज्य में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते हैं। अगर वो बता रहे हैं कि राम मंदिर और धारा 370 कोई मुद्दा नहीं है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम ये कुछ भी नहीं है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में मचा हंगामा, बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस नाकाम रही है। इससे पहले भी जब प्रयागराज और फूलपुर में रैली हुई थी तो जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला था। पुलिस प्रशासन के लोग रैली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी तरीके से आजमगढ़ के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
मान्यता आए कि पुलिस प्रशासन के लोग भीड़ को काबू नहीं कर पाए। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में फिर जमकर हंगामा भी किया है। मामला काफी गर्मा गया दोस्तों। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि जन समर्थन, उत्साह, जोश दरोगा सरोज जी को जिताने जा रहा है। आजमगढ़ की जनता दोनों सीटों को जिताने जा रही है। मैं 22 का भी धन्यवाद देता हूं, 10-10 सीटें जितवा दी आप लोगों ने। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले चरण से ही चुनाव देख रहा हूं और धीरे धीरे चुनाव जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। दोस्तों इतनी बड़ी रैलियां अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि छठे चरण के पहले से ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल आ चुका है और इंडिया गठबंधन के लिए पूर्वांचल घर से बाहर निकल कर आ गया है। साथ साथ स्वाति मालीवाल पर दिल्ली के एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी की चिट्ठी से यह साबित हुआ है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम कर रही है। चुनाव में बीजेपी रोज नई साजिश रच रही है, कभी शराब घोटाला, कभी स्वाति मालीवाल, कभी फॉरेन फंडिंग के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। चुनाव तक ये रोज नए हथकंडे अपनाते रहेंगे। बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, इसीलिए नए मुद्दे लाने का प्रयास कर रही है। साथ साथ दोस्तों सीएसडीएस के चीफ संजय ने कहा कि जो चर्चा 400 प्लस की चल रही थी अब वो बदल गई है। बीजेपी 272 सीटें जीत पाएगी कि नहीं, अब ये चर्चा चल रही है। और ये टिप्पणी कोई और नहीं बल्कि सीएसडीएस जैसे बड़े सर्वे करने वाले एजेंसी के बड़े हेड संजय कुमार ने किया है। दोस्तों इसके सही में इतने बड़े मायने हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर पसीने आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ तेजस्वी यादव बोले, कहा भाई लोग आपका जुनून, यह दीवानगी मुझे भी आपका दीवाना बना देगी। आप इतनी बड़ी संख्या में प्रेम हम पर बरसाने आए हैं, एक फ्रेम में कोई कैमरा आपकी संख्या कैद नहीं कर सकता। मीनापुर में महान जनता को कोटि कोटि प्रणाम और अनंत धन्यवाद। दरअसल भारी संख्या में यहाँ पर भी उनका स्वागत किया गया है। साथ साथ अखिलेश यादव के लिए भी पूर्वांचल में जो सुनामी, जन सुनामी देखने को मिल रही है दोस्तों, उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आजकल जमकर शेयर की जा रही है। उनमें से एक तस्वीर ये भी है। साथ साथ राजा भैया के खिलाफ टिप्पणी करके अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को ही बैकफुट पर धकेल दिया है। केंद्रीय मंत्री अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राजा भैया पर निशाना साधा था। इसके बाद राजा भैया ने भी पलटवार किया है और राजा भैया के समर्थक अब अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कमजोर करने में जुट गए हैं, यानी बीजेपी और अपना दल के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार में जुट गए हैं। इससे सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक शख्स पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल लेकर आता है और वोट कास्ट करते वक्त वीडियो बना लेता है। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। चुनाव आयोग के पास ऐसे तमाम अधिकारी हैं जो नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी से वोटिंग के अधिकार छीन सकता है। तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में चुनाव वरदान और अभिशाप दोनों हो सकता है। ऐसे में दोस्तों बड़ी जानकारी जो आ रही है उसके अनुसार हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगले चरणों के चुनाव में अगर कोई ऐसी हरकत करे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका फोन ही जब्त कर ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। साथ साथ दोस्तों बिहार के सारण के अंदर चुनाव के बाद जबरदस्त राजनीतिक हिंसा हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे दोस्तों, मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। इसके बाद मारदंगे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इस पूरे मामले पर आरजेडी के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब 500-600 लोग किसी के घर पर चढ़ जाएंगे तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेंगी ही। रूडी ने आज तक से बात करते हुए छपरा में अपने आप में इतिहास रखा है कि हिंसा के मामले में चुनावी राजनीति में और जहां लालू यादव जी रहेंगे वहां ये सब चीजें होगी। इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के समर्थक की मृत्यु की जानकारी है। हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को एकदम दोयम दर्जे का बयान देता हुआ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनोज तिवारी को एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने डिबेट के लिए ललकार भेजा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में अगर आपने कोई काम किया है तो एक बार आइए और मेरे साथ डिबेट करिए। पूरी उत्तर पूर्व की जनता चाहती है कि डिबेट हो। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें ये घरेलू हिंसा करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो को पहले तो बीजेपी के समर्थक ही शेयर करते हुए दावा कर रहे थे कि ये लव जिहाद का मामला है। इसके बाद पता चला कि आकिब मीर जिसके बारे में यह बात की जा रही है वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डिटेल में जानकारी जब इकट्ठा की गई और भारतीय जनता पार्टी से लिंक का पता चला, उसके बाद से वीडियो शेयर करना बीजेपी के समर्थकों ने बंद कर दिया है दोस्तों। लेकिन विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को ही घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस मुद्दे को उठाया जा रहा था उस पर उल्टा बीजेपी के लोग फंस गए हैं। साथ साथ हिसार में रंजीत चौटाला के प्रोग्राम में किसानों ने जोरदार हंगामा किया, बीच में रोका गया बीजेपी के प्रत्याशी का भाषण, चकमा देकर तंग गलियों से बाहर निकलने का प्रयास किया गया। यानी किसानों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध लगातार जारी है। चौटाला मंगलवार को मसूदपुर गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनको गांव के मुख्य गलियों से होकर कार्यक्रम में जाना था, लेकिन किसानों के एकत्रित होने और विरोध करने के कारण उनको छोटी छोटी गलियों से गुजरकर जाना पड़ा। जैसे तैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश की गई, हालांकि बाद में भाषण बंद करवा दिया गया। जब किसानों को पता चला कि वो बचकर निकल गए हैं तो फिर किसान वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इसके बाद बीजेपी के नेता को काले झंडे भी दिखाए गए, जमकर नारेबाजी की गई। हरियाणा पंजाब दोनों जगह भाजपा के नेताओं का यही हाल है दोस्तों। साथ साथ भारत की मशहूर बैडमिंटन की खिलाड़ी साइना नेहवाल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की कई बार तारीफ करते दिखाई दी है। और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और
जगन्नाथपुरी के मंदिर को दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में वही चीजें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है जो संबित पात्रा ने बोला था और जिसके बाद विरोध हुआ तो बाद में संबित पात्रा ने माफी मांगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को इसमें ब्लर करके नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दिखाया जा रहा है। लोगों ने साइना नेहवाल के द्वारा तस्वीर शेयर किए जाने पर कहा कि ये उसी तरीके की मानसिकता के तहत पोस्ट शेयर किया गया है जो मानसिकता संबित पात्रा दिखा रहे थे और ऐसे मामले पर अब साइना नेहवाल से भी माफी की मांग की जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ में फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर एफआईआर हो गई है। भवनों पर लगाए गए थे झंडे विज्ञापन। इनेलो के कैंडिडेट तेवतिया भी पोल पर होर्डिंग्स लगाने को लेकर फंस गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और इनेलो के प्रत्याशी सुनील तेवतिया के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। इन पर अनाधिकृत तौर पर मकानों, खंभों और सड़कों पर राजनीतिक पोस्टर, होर्डिंग्स और विज्ञापन लगाने के आरोप है। इनके खिलाफ धारा 3A संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना का राजनीतिक पासपोर्ट कब रद्द होगा? कर्नाटक की सरकार ने केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखकर भेजा है। मंगलवार को राज्य की सरकार ने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे जेडीएस के नेता और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उसका राजनीतिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा है। जनता दल सेक्युलर के संरक्षण और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते 33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। यौन शोषण के कथित वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना मतदान के दिनों के बाद से लगातार गायब है। 27 अप्रैल को जर्मनी में जाने की जानकारी आ रही है। दोस्तों, ऐसे में अब पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। क्या विदेश मंत्रालय कोई फैसला लेगा या नहीं लेगा? क्या गृह मंत्रालय भी कोई कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा? सांसद प्रियंका गांधी बोली, कहा कांग्रेस की ऐतिहासिक गारंटी देश के युवाओं का भविष्य बदल देगी। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का स्टार्टअप का फंड रखा जाएगा। ग्रेजुएट्स को सालाना 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। केंद्र में खाली 30 लाख पद तत्काल भरे जाएंगे। पेपर लीक से मुक्ति, शैक्षिक कर्ज से मुक्ति और जीआईजी यानी गिग वर्कर्स को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। युवाओं को बेहतर मौके, सुविधाएं और संसाधनों उनके भविष्य को मजबूत बनाने वाले दिए जाएंगे। साथ साथ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि राज ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे की पहली पसंद एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि पवार मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चुना। दरअसल दोस्तों, उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे करते थे। ये पहली बार सुनने को मिला है। यानी जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, केवल एक बात बोल दी गई है क्योंकि उन्हें पता है कि राज ठाकरे को सपोर्ट करेंगे तभी ठाकरे के नाम पर उनको वोट मिल पाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे को ही असली वारिस मानकर लोग चल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में हुई मारपीट केस में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को मंगलवार 21 मई को मुंबई ले गई। पुलिस का कहना है कि विभव के आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया गया था, उसी डेटा को हासिल करना है। वहीं मामले में अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करने जा रही है। डीसीपी अंजिता ने जानकारी दी है। 3 अधिकारी इसमें मुंबई गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। साथ साथ संबित पात्रा ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को लेकर जो बात कही थी, अगर विपक्षी खेमे के किसी नेता ने कहा होता तो बीजेपी के लोग कहर ढा देते। लोगों ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता के चौतरफा हमले से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। संबित पात्रा तो बड़े आराम से सफाई दे रहे हैं और सहज भाव से माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन यह मामला उड़ीसा के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने संबित पात्रा को पहले 2019 में शिकस्त दी थी। इस बार पुरी के सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की तैयारी कर रही थी, लेकिन संबित पात्रा के बयान से भाजपा को भारी नुकसान होगा और नवीन पटनायक ने इसका बड़ा मुद्दा बनाकर उड़ीसा की अस्मिता का कार्ड खेला है। देखते हैं किस तरीके का चुनाव रहता है। दोस्तों, साथ साथ महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह ट्रायल का सामना करेंगे। ब्रजभूषण का आरोपों को स्वीकार करने से इंकार, गलती मानने से इंकार। कहा गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है। राव रेवेन्यू कोर्ट में पहली बार पेश हुए ब्रजभूषण मामले की सुनवाई 1 जून को 2 बजे होने वाली है। एक और सुनवाई की डेट दी गई है। ब्रजभूषण के सहयोगी विनोद भी ट्रायल का सामना करेंगे। विनोद तोमर ने भी आरोपों को मानने से इंकार कर दिया है। इसके साथ में दोस्तों, मुझे गाली देने से क्या होगा, आपको कुर्सी हटाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी और शाह, यानी कुर्सी से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को मैसेज देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योगी जी ने मुझे आकर कई सारी गालियां दी है। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको सीएम के पद से हटाने की तैयारी कर चुके हैं। आप उनसे निपटिए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया को विजय बनाना जरूरी है। इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इंडिया को जितवाना जरूरी है। साथ साथ दोस्तों, बाबा रामदेव को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि बाबा रामदेव और उनसे एसोसिएटेड कंपनियों ने फ्री चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया है, जिसका काम है योगा और आयुर्वेद को फैलाना और इससे टैक्स बचाने के प्रयास किए गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जैसे मोडानी है वैसे ही मोदांजलि है, यानी पतंजलि और मोदी को जोड़कर पतंजलि की जगह मोदांजलि कहा जा रहा है। इन दोनों की जांच जेपीसी से होनी चाहिए, यानी पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर दोनों मामले की जांच होनी चाहिए। मोडानी और मोदांजलि की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो दोनों मामले की जांच
जांच कराई जाएगी और असली हकीकत लोगों के सामने लेकर आया जाएगा। साथ साथ दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से झटका लगा है। पहले निचली अदालत ने उनकी हिरासत को बढ़ा दिया और अब दिल्ली हाईकोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया और ईडी के वकीलों की संक्षिप्त टिप्पणियों का भी जिक्र किया है। आदेश पढ़ते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल के अधिक पर अंतर नहीं पड़ता, उसे मेरिट के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर नहीं निकलेंगे ऐसा नजर आने लगा है, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और उससे पहले अब उनके निकलने की कोई संभावना नहीं है। साथ साथ समाजवादी पार्टी की रैली में बीते कुछ दिनों से हो रही घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रयागराज और लालगंज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गया था और अब मंगलवार को अंबेडकर नगर में शिवपाल यादव का मंच टूट गया और इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। मंगलवार को अंबेडकर नगर में अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे शिवपाल यादव, भाषण दे रहे थे, उसी वक्त मंच टूट गया और कई सारे नेता नीचे आकर गिर गए। शिवपाल यादव भी बाल बाल बचे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो मंच पर भारी भीड़ होने के कारण ऐसा हो गया था। साथ साथ दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना का राजनीतिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए केंद्र को कर्नाटका ने लेटर लिखा है। गृह मंत्री कर्नाटका के ये दावा कर रहे हैं। जी परमेश्वर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि उसका पासपोर्ट कब रद्द किया जाएगा। साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। जमीन घोटाले में आरोपी हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर एक बार फिर से आज सुनवाई करने वाला है। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और कपिल सिब्बल के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर मेरे दखल से कपिल सिब्बल को बुरा लगता है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। एएसजी के इस बयान पर जज ने कहा कि जब दूसरे पक्ष का वकील दलील दे रहा हो तो आप शांत रहना चाहिए आपको। इसके बाद बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई कल की जाएगी, यानी आज की बात कही गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई आज होनी चाहिए। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि बेंच ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है, सुनवाई 22 तारीख को यानी आज की जाएगी। जांच एजेंसी का केस मजबूत है, कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। दोस्तों देखते हैं आज भी क्या फिर से डिबेट देखने को मिलेगा सरकार के वकील और कपिल सिब्बल के बीच में। साथ साथ दोस्तों पुणे के अंदर जो हुआ था उस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला है, न्याय की मांग की है। पुणे के अंदर एक व्यक्ति ने 2 लोगों को कुचल दिया था। वो 17 साल का बच्चा था जिसने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि 2 लोगों की मौत हो गई। उस पूरे मामले पर जब कोर्ट की ओर से निर्णय लिया गया तो लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि 17 साल के उस लड़के को यह बोलकर छोड़ दिया गया कि वो 18 साल का नहीं है, अंडर एज है और शराब भी उस व्यक्ति ने पी रखी थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि उसने शराब नहीं पी रखी है। इसके बाद कुछ और वीडियो सामने आए जिसमें वो शराब पीता भी नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर न्याय की मांग की गई है। कुछ ही घंटे में उसे छोड़ दिया गया था। उससे कहा गया था कि ऐसे लिख दो और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों मामला काफी आगे बढ़ा। राहुल गांधी ने भी वीडियो शेयर करते हुए पुणे के अंदर हुए हिट एंड रन के मामले को लेकर 2 इंजीनियरों की मौत के मामले को लेकर न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ओला उबर चलाने वाले ड्राइवरों के साथ किया जाता है उसी तरीके से करोड़पति के इस हत्यारे लड़के के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, मजबूत कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों लोग सदमे में आ गए कि ऐसा कैसे हुआ कि 2 व्यक्ति की हत्या करने वाले को कुछ ही घंटों में छोड़ दिया गया और कहा भी गया कि उसने शराब भी नहीं पी रखी थी, यानी 2 लोगों की मौत के बावजूद कोई सजा नहीं मिलना। क्या देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम पैसे वालों के आगे नतमस्तक हो चुका है? आक्रोश लोगों ने दिखाया तो इसके बाद राहुल गांधी भी समर्थन में आए हैं और न्याय की मांग की गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो परसेप्शन बनाया जा रहा है इस पर एक टिप्पणी की है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर 80% आबादी हिंदू समाज की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 38% हिंदू वोट देते हैं। इसका मतलब जो बाकी हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। 42% हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करते क्योंकि वो लोग गांधी की विचारधारा मानने वाले हिंदू हैं, क्योंकि वो अंबेडकर की विचारधारा मानने वाले हिंदू है। जो कम्युनिस्ट हिंदू है वो भी बीजेपी को वोट नहीं करते और सोशलिस्ट जो है वो भी बीजेपी को वोट नहीं करते। इसीलिए गांधी की आइडियोलॉजी ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परसेप्शन बनाया जा रहा है उस परसेप्शन को तोड़ते हुए ये बातें कही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही बात कही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आप लोग का कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा दिया गया बयान अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। उन्होंने कुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था, वो महंगा पड़ गया है। मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी यानी अपना दल सवर्णों की उपेक्षा कर रही है। पार्टी प्रमुख पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर पत्र भी जारी करके इसकी पुष्टि की है और ये उस समय में हो रहा है दोस्तों जब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है और यहां तक कि कई जगह पंचायतें भी की जा रही है और भाजपा का विरोध किया जा रहा है। उनके सहयोगी ने राजा भैया के खिलाफ टिप्पणी करके अपने ही गठबंधन के वोटों को अपने से दूर कर लिया है और ये इस्तीफा सामने आ गया है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी में और ज्यादा कलेश बढ़ने वाले हैं। पूरा गठबंधन ही
भाजपा का विरोध झेल रहा है, चाहे किसान हो या फिर युवा हो या फिर महिलाएं हो या फिर क्षत्रिय समाज के लोग हो, सब किसी न किसी तरीके से बीजेपी का विरोध करे। साथ साथ हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर का जबरदस्त विरोध, ब्राह्मणों के कार्यक्रम में भाषण देने से रोका। प्रधान बोले, कहा बिना बुलाए आए हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा कांग्रेस बोली, कहा ब्राह्मणों की गर्दन काटने की धमकी देने वाले अब समाज के प्रोग्राम में जबरदस्ती भाषण देने पहुंच जाते हैं। वो कहावत है ना कि मर्दे मर्दा, यानी दोस्तों जो पिछली बार उन्होंने बयान दिया था मनोहर लाल खट्टर ने, और बयान में वो अपने शब्द एक कहावत को दोहरा नहीं पा रहे थे, उसी का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद, जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।